देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 फिजिक्स। ओके, यूपी बोर्ड का। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो वैद्युत आवेश होगा। तो हम लोग क्या बताएंगे, वैद्युत आवेश किससे कहता है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, कोई भी दो वस्तुएं हों आपस में क्या की जाए, रगड़ी जाए, तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। मतलब कोई दो वस्तुएं हों, उन्हें क्या किया जाए, आपस में रगड़ा जाए, उनमें आकर्षित करने का जो गुण आता है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश। जैसे कि हम कंघा को अपने बालों में अगर रगड़ते हैं तो क्या होता है, या फिर पेंसिल लेके ऐसे ऐसे रगड़ते हैं और फिर इसके बाद में धूल के पास ले जाते हैं तो उसको छोटे छोटे कण इसमें आ जाते हैं। तो ये क्या है, वैद्युत आवेश यहाँ से जनरेट होता है। तो क्या बताएंगे, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है हल्की वस्तुओं को, इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। या ये बात बता सकते हैं, आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है, आवेश। ये आवेश जो होता है ये कैसी राशि होता है, अदिश राशि होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। तो क्या क्या बताया मैंने, तो इसमें हमने क्या बताया, जैसे कि हल्की वस्तुओं को क्या करते हैं, हल्की वस्तुओं को मतलब दो वस्तुओं को क्या करेंगे, रगड़ेंगे, दो वस्तुओं को रबिंग करेंगे। रबिंग का मतलब क्या होता है, रगड़ेंगे। तो उनमें क्या होता है, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का वो गुण आ जाता है। हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है। ये हल्की वस्तुओं को क्या करते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। अब इसके बाद में इसी को क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। राइट। आवेश अदिश राशि होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। राइट। अगर यहाँ तक आया तो इसके बाद में आ जाता है आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश जो है आपका दो प्रकार का होता है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, आवेश, है ना, आवेश पढ़ा। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। और नंबर दो पे क्या आता है, ऋणात्मक आवेश। राइट, ऋणात्मक आवेश। इतना तो याद रहेगा ना। अब जरा इतना अगर आता है तो नॉर्मली हमसे पूछा जाए, जो ऋणात्मक आवेश होता है किस पर होता है, क्या बताओगे। ऋणात्मक आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों पर होता है। किन पर होता है, इलेक्ट्रॉनों पर। ये होता है इलेक्ट्रॉन पे। ओके। और जो धनात्मक आवेश होता है वो प्रोटॉन पे होता है। किस पर होता है, प्रोटॉन पर। प्रोटॉन को हम लोग 1h1 लिखते हैं। हमेशा प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, 1h1 से, याद रखना। और जब दो वस्तुओं को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जैसे कि कोई भी दो वस्तुएं हैं, मैंने मान ली ये दोनों वस्तुएं ए और बी हैं, ए और बी हैं। ए और बी को जब आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, दोनों को आपस में रगड़ते हैं। रगड़ते हैं इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते हैं, है ना, जहाँ से आवेश आपका क्या होता है, जनरेट होता है। जब ए और बी दो दो वस्तुएं हैं, इनको आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल के दूसरी वस्तु में जाते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इसमें जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं इसमें जाते हैं। ओके। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कोई भी दो वस्तुएं हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश आता है, जिससे निकलते हैं उस पर क्या आता है, धनावेश। और जिस पर पहुंचते हैं उस पर आता है ऋणावेश। कैसा आता है, निगेटिव। तो क्या समझ में आया, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश, और जिस पर पहुंचते हैं उस पर ऋणावेश आता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसे धनावेश बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेती है खींच के उसे क्या बोलते हैं, ऋणावेश। मतलब कह सकते हैं इसमें पॉइंट में क्या, कि धनावेश वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मतलब धनावेश पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव में किसकी कमी है, माइनस, जो हमने दे दिए, जो हमने दे दिए। क्योंकि कोई भी बॉडी होती है इनिशियल में न्यूट्रल होती है, प्रारंभिक अवस्था में कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। अगर न्यूट्रल होती है तो इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में ए भी न्यूट्रल था, बी भी था। अब ए ने माइनस दे दिया तभी तो प्लस बचा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, जीरो।
तो क्या बताएंगे, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ऋणावेशित वस्तु होती है जो, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब बताओ, इसमें निगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, तभी तो डिनोट कर रहा है। ओके, तो ऋणावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जब, अब मान लेते हैं इसमें थोड़ा सा एक और टॉपिक समझ लेते हैं। क्या, देखिए, अब जैसे जो दो चार्ज हैं, पॉजिटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू, है ना, क्योंकि आवेश आपने दो ही प्रकार का पढ़ा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू मतलब धनात्मक धनात्मक आवेश कैसे करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित। ऐसे ही माइनस क्यू और माइनस क्यू क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो क्या बताएंगे, धनात्मक धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब धनात्मक धनात्मक बोल दो, या एक ही प्रकृति के आवेश बोल दो, एक ही प्रकृति के आवेश को हम लोग बोलते हैं एक ही प्रकृति के आवेश, एक ही प्रकृति के आवेश। याद रखना, एक ही प्रकृति के आवेश को सजातीय आवेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सजातीय आवेश। तो यहाँ से एक टॉपिक समझ में आया, एक ही प्रकृति के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। एक ही प्रकृति में आपका माइनस माइनस हो सकता है, प्लस प्लस हो सकता है, और अगर माइनस माइनस है या प्लस प्लस है तो ये दोनों एक दूसरे को कैसा करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, राइट। अब यहाँ पे माइनस क्यू आ जाए, ये आपका प्लस क्यू आ जाए, ये प्लस क्यू आ जाए, और यहाँ पे आपका माइनस क्यू आ जाए, राइट। ये जो चार्जेस हैं एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, आकर्षित कर रहे होंगे, आकर्षित कर रहे होंगे। ओके, अगर आकर्षित करते हैं, और ये माइनस क्यू प्लस क्यू मतलब विपरीत प्रकृति है, ऐसी है विपरीत प्रकृति। तो क्या बताएंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति को बोलते हैं विजातीय आवेश। क्या बोलते हैं, विजातीय आवेश। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पर टॉपिक, यहाँ पर मैंने बताया, सबसे पहला क्या बताया, आवेश। तो आवेश में क्या बताया, जब दो वस्तुओं को क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं। क्या करते हैं, रगड़ते हैं। और जब रगड़ते हैं तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। किनको आकर्षित करने का गुण आ जाता है, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी को वैद्युत आवेश कहता है। या फिर हमने कहा दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये भी बता सकते हो कि आवेश पदार्थ का वो गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश जो होती है वो अदिश राशि होती है, और इसका मात्रक और क्या होता है, कूलाम होता है। ओके, फिर बात आती है कि आवेश प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने क्या बताया, आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, राइट। धनात्मक जो आवेश होता है वो प्रोटॉनों पर होता है। धनात्मक आवेश किस पर होता है, प्रोटॉनों पर होता है। अब और अगर बोला जाए तो ऋणात्मक आवेश किस पर होता है, ये इलेक्ट्रॉनों पर होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं, रगड़ते हैं, और जब रगड़ते हैं तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश आता है, जिससे निकलते हैं उस पर धनावेश, और जिस पर जाते हैं उस पर ऋणावेश आता है। तो क्या याद रहेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश आता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋणावेश। मतलब धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, या धनावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऋणावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ओके, फिर इसके बाद में क्या बताया, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ये एक ही प्रकृति के आवेश होता है। एक ही प्रकृति के आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और एक ही प्रकृति के आवेशों को हम लोग कहते हैं सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश। ओके, और विपरीत प्रकृति के आवेशों को क्या बोलते हैं, विजातीय आवेश। तो क्या याद रहेगा कि विपरीत प्रकृति के आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इन्हें विजातीय आवेश भी कहा जाता है। अब जरा क्या करिएगा, थोड़ी सी थ्योरी लिखिएगा, फिर इसके बाद में बात आगे बढ़ाते हैं। ओके, लिखिएगा जल्दी से, करिए जल्दी थ्योरी, ये लिख लीजिएगा। ओके, ये थ्योरी कर लीजिएगा।
एंड देन आगे बढ़ते हैं। ओके, करिए। हो गया, जरा देखिए आगे। देखिए इसके आगे टॉपिक अपना आता है वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। अगर मूलभूत गुण की बात करता है तो उसमें सबसे पहला जो गुण आता है वो क्या आता है, आवेश संरक्षण का नियम। पहला क्या आता है, आवेश संरक्षण का नियम। तो जरा देखिए, आवेश संरक्षण का नियम। तो अगर आवेश संरक्षण के अकॉर्डिंग बताया जाए तो क्या बताएंगे, किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। कोई भी विलगित निकाय हो, जैसे कि मैंने ये विलगित निकाय कोई ले लिया। ओके, अब ये कोई विलगित निकाय है, कैसा है, विलगित निकाय है। ओके, और किसी भी विलगित निकाय में आवेश सदैव कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। ये कोई बॉडी ए है, बी है और सी है और डी है, ए बी सी और डी, राइट। अगर ए बी सी डी तीन बॉडी हैं, अब तीनों बॉडी पे मैंने क्या किया, इनिशियल में विलगित निकाय है, और विलगित निकाय के लिए हमने क्या बताया, किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, कहने का मतलब है नियत रहता है। तो जैसे कि शुरुआत में जब देखा मैंने इनिशियल में, तो इस पे 10 कूलम आवेश था, इस पे माइनस का 5 कूलम था, इस पे माइनस का 18 कूलम था, और इस पे माइनस का 10 कूलम था। 10 में प्लस का कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा बताइए, इनिशियल में ये था और मैंने कुछ हरकत की, कुछ भी किया, कुछ देर बाद इस पे आपका -5 कूलम हुआ, इस पे 2 कूलम हुआ, इस पे x कूलम हो गया, कितना हुआ, x कूलम, इस पे आपका 18 कूलम है माइनस का। बताना ये है आपको, बताना ये है कि चेंज में x की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब ये जो C बॉडी है, C बॉडी पर कितना कूलम आवेश आया होगा। तो जरा देखिए, हमने क्या बताया, कोई भी विलगित अगर निकाय है तो उसमें आवेश सदैव कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। और अगर आवेश संरक्षित रहता है तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले आवेश को टोटल लीड करेंगे बराबर बाद वाले को। तो क्या बनेंगे, चूंकि विलगित निकाय में, विलगित निकाय में आवेश संरक्षित रहता है, आवेश कैसा रहता है, आवेश नियत रहता है, नियत रहता है। अगर नियत रहता है तो कहने का मतलब क्या है कि सबको जोड़ दीजिएगा, पहले ये हम ऐड कर लेंगे बाद वाले। तो क्या, -5 + 2 + x -18 बराबर, अब पहले वाले 10 -5 18 और 10, 10 फिर माइनस का 5 फिर माइनस का 18 और फिर प्लस का 10, राइट। अब जरा बताइए, ये -5 ये -5 खत्म। ओके, अब जरा बताओ 18 से 2 गया, कितना बचेगा, x -16। अब जरा बताइए 10 और 10 20, 20 से 18 गया 2, तो x बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 16 + 2, तो x बराबर 16 2 18 कूलम। तो x पे कितना आवेश आएगा, प्लस का 18 कूलम, याद रहेगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आई क्या, कि कोई भी विलगित निकाय होता है उसमें कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तो जरा ये टॉपिक लिखिए एंड देन ये क्वेश्चन जरा लगा लीजिएगा। जरा देखिए क्या लैंग्वेज लिखनी है, जरा ये भी देख लेना, ठीक है। ये जरा लिखना है क्या, ये, ओके। आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। जल्दी से टापिए, ये लिखने के बाद ये नोमेट कर, ओके, जल्दी से करिएगा थोड़ा, ओके, जल्दी लिखिएगा थोड़ा, ओके। फिर इसके बाद ये नोमेरिकल कर लीजिएगा एंड देन बढ़ते हैं, ओके। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है वो क्या आता है, आवेश का क्वांटीकरण कैसे कहता है। तो क्या बताएंगे, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसका, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम मात्रा का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, जिसे क्या कहते हैं, मूल आवेश कहता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ओके, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं।
और आवेश का यह गुण क्या कहलाता है? क्वांटीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश का यह गुण क्वांटीकरण कहलाता है। यहीं से आपका फार्मूला जनरेट होता है Q इक्वल्स टू NE। क्या बताया कि प्रत्येक वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। कोई भी वस्तु है उस पर आवेश जो होगा, आवेश को Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूनतम मात्रा को E से बोल रहे हैं, और का पूर्ण गुणज N। N क्या है? कोई भी नंबर है, मतलब N जो है वो आवेशों की संख्या है। N क्या है? आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या है। ओके। अब यहीं पे एक चीज और बता सकता है, N जो है आपकी आवेशों की संख्या है। जैसे कि कोई भी दो वस्तुएं हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया, ये A है, ये आपकी B है। अगर इलेक्ट्रॉनों का इनमें स्थानांतरण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा या तो E या 2E या 3E या 4E या सो ऑन डॉट 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 क्या NE के रूप में। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस रूप में होगा? NE के रूप में। या क्या बताओगे कि इन्हीं दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सदैव E 2E 3E 4E या डॉट 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 NE के रूप में होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ओके, तो यहाँ से भी Q बराबर NE आ जाता है। ओके, E की वैल्यू आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। थोड़ी सी इसकी थ्योरी और है। क्या था? प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। इसे प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, और ये भी लिख लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, जल्दी करिएगा। थैंक यू। और आगे याद रखिएगा, जैसे क्या बताया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। जबकि अगर कोई पूछता है कि अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश जो होता है, आवेश Q बराबर 2E होता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। अल्फा कण पर आवेश कैसा होता है? 2E होता है। याद रहेगा। अगर कोई भी पूछता है कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है तो क्या बताओगे? 2E होता है। ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक अपना आता है क्या? वैद्युत आवेशों की योज्यता कार्य। क्या बताएंगे? किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न आवेदी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे देखिए, जैसे कि अपना ये कोई निकाय है। ओके, ये कोई निकाय है, इसमें ये आवेदी कण है AB, ऐसे नहीं यार, ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे, ABCDEFGH एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हैं, जो कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या बताया? किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न आवेदी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जैसे कि इस पे 2 कूलम है, इस पे माइनस का 4 कूलम है, इस पे 8 कूलम है, इस पे 10 कूलम है, इस पे माइनस का 15 कूलम है, इस पे माइनस 12 कूलम है, इस पे 10 कूलम है, इस पे 8 कूलम है। पूछा गया इस पर कुल आवेश कितना होगा? किसी निकाय है और ये जो निकाय है इस पर कुल आवेश कितना होगा? तो इस पे अगर कुल आवेश पूछेगा तो हम लोग क्या क्या बताएंगे? कुल आवेश बराबर सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। कोई भी निकाय है, जैसे इनिशियल में इसे हमने ऐसे माना, तो इसे क्या जोड़ोगे? 2 -4 +8 +10 -15 +10 +8 और -12, इतना ही तो है। अब अगर इतना ही है, जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जरा बताओ, +10, नो 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 नो, जरा बताओ ध्यान से, इसमें कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अभी तो नहीं कर रहा। 10 10 और 2 12,
12 से माइनस का 12 खत्म। ओके, 8 और 8 16, 8 8 16 और 15 और 4 19, माइनस का 19 हो गया। अब जरा बताओ 16 से 19 गया, कितना बचा? माइनस का 3 कूला, राइट। अगर नॉर्मली हमसे ऐसे पूछता है तो क्या बताएंगे? इतने कूलाम आवेश, ओके। और एक देख लीजिएगा, अगर फार्मूला वाइज देखें कि वैद्युत आवेशों की योज्यता का नियम क्या होता है, वैद्युत आवेशों की योज्यता का नियम, तो पहले तो ये आप लोग क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर लीजिएगा क्वेश्चन टाइम में लिख के, ठीक है। इस पर कुल आवेश कितना है टोटल जोड़ लिया आपने, लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही एक और अगर क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो इस पे मान लेते हैं Q1, इस पे Q2, इस पे Q3, इस पे Q4, इस पे Q5, इस पे Q6, इस पे Q7 एंड देन इस पे Q8। अगर कुल आवेश पूछा जाएगा तो तब हम कुल आवेश क्या लिखेंगे, सबको ऐड करेंगे और लिख देंगे जल्दी से, है ना। तो ये तो कर ही लेना। कुल आवेश कैपिटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन प्लस Q8, मतलब Q8 तक जाएंगे। या अगर किसी निकाय में n आवेश हैं, यदि किसी निकाय में n आवेश है, मतलब अगर किसी निकाय में n आवेश हो तो क्या करोगे, यहाँ करेंगे Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन डॉट 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 Qn तक, ओके। इतना ये सारा आ जाएगा, देख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। तो इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज भी लिख लीजिएगा। तो पहले लैंग्वेज करिएगा एंड देन करते हैं, ओके। तो लैंग्वेज में क्या है, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, राइट। तो ये जरा लैंग्वेज लिख लीजिएगा एंड देन ये लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ये पूरा छाप लीजिएगा जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब जरा आगे अपना जो टॉपिक आता है वो क्या आता है कि वैद्युत रोधी पदार्थ या चालक किसे कहते हैं। तो अगर हम लोग बताएं वैद्युत रोधी जो होता है उसे हम लोग सुचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं, वैद्युत रोधी को बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं? कुचालक, ओके। इसे कुचालक भी कहते हैं। और जो चालक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सुचालक भी कहा जाता है। तो याद रखना, दो टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है, या वैद्युत रोधी को हम लोग कुचालक पूछेगा या चालक को सुचालक पूछेगा। तो वैद्युत रोधी किसे बोलोगे? वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, या वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश आसानी से प्रवाह होता है, या वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, वो क्या कहलाते हैं? सुचालक, ओके। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है वे सुचालक होते हैं या चालक होते हैं, और जिनमें आसानी से नहीं होता है उन्हें कुचालक होते हैं, ओके। तो अगर नॉर्मली हमसे कोई पूछता है कि विद्युत रोधी किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है विद्युत रोधी कहलाते हैं, जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक एक्सेट्रा। और सेकेंड पे अगर आता है चालक पूछता है या सुचालक पूछता है, तो चालक पूछेगा तो चालक में हम लोग क्या बताएंगे? वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से होता है क्या कहलाते हैं? चालक। जैसे आपकी सभी धातुएं हो गए, ओके। तो जरा इसको जरा लिख लीजिएगा सही से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिएगा, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं, जैसे एक लकड़ी, प्लास्टिक आदि। और जो आसानी से प्रवाह होता है वो धातुएं हो गई, उन्हें क्या कहते हैं? चालक हैं। इसी को हम लोग सुचालक भी बोलते हैं। लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लिख लिया? देखिए आगे,